नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी लाइफ कोच। आज ऑफिस का काम जल्दी निपट गया तो नकुल होटल न जाकर जुहू बीच आ गया। बहुत नाम सुना था उसने मुंबई जुहू बीच का। यहाँ आते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लोगों की भीड़ भाड़ से दूर वह एक तरफ जाकर बैठ गया और आती जाती लहरों को देखता रहा। कितना सुकून, कितनी शांति मिल रही थी उसे, बता ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था और ना ही कोई सिर पर सवार रहने वाला। यहाँ तो बस वो था और उसकी तन्हाई। उसका मन कर रहा था यहाँ कुछ दिन और ठहर जाए या पूरी उम्र ही यहीं गुजार दें तो भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा ही है ना, कम से कम ऐसे इंसान से तो छुटकारा मिल जाएगा जो हर दम उसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन यह संभव कहाँ था। खैर, एक गहरी सांस लेते हुए नकुल आते जाते लोगों को, भेलपूरी, पानी पूरी, सैंडविच का मज़ा लेते लोगों को देखने लगा। अच्छा लग रहा था उसे। वो उधर एक जोड़ा दिन दुनिया से बेखबर, अपने में ही मस्त नारियल पानी का मज़ा ले रहे थे। वे जिस तरह से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक ही स्ट्रॉ से नारियल पानी की सिप कर रहे थे, उससे तो यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। आंखों ही आंखों में दोनों जाने क्या बातें करते और फिर हंस पड़ते थे। अच्छा है ना, लोगों को पता भी नहीं चलता और दो प्यार करने वाले आंखों ही आंखों में अपनी बातें कह देते हैं। मुस्कुराते हुए नकुल ने अपने मन में ही कहा। चेहरा झूठ बोल रहा था पर आंखें नहीं। यदि किसी व्यक्ति की बातों का सही और गहराई से अर्थ जानना हो तो उसके चेहरे को विशेष तौर पर आंखों को पढ़ना आना चाहिए। यदि दो प्यार करने वाले आपस में एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो उन्हें बोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कवि बिहारी अपनी कविता में ही नहीं बोल गए हैं, कहत नटत रीझत खींचत मीलत खीलत लजियात, भरे मौन में कहत है नैनन ही सौ बात। हम भी तो कभी इसी तरह न्यूली कपल थे। हम भी तो कभी इसी तरह एक दूसरे की आंखों को पढ़ा करते थे, लेकिन किरण ने अब मेरी आंखों को पढ़ना छोड़ दिया है। नहीं तो क्या उसे पता नहीं चलता कि आज भी मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो वह मुझे मेरी पत्नी कम और हिटलर ज़्यादा लगती है। डर लगता है मुझे उससे कि जाने कब किस बात पर वह उखड़ जाए और फिर मेरा जीना हराम कर दे। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर इतना ज़्यादा बोलने लगती है कि मेरे कान सनसनाने लगते हैं। नकुल अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक से एक बॉल उससे आ टकराया। अंकल प्लीज़ थ्रो द बॉल ना, दूर खड़े उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा। तो नकुल ने अपने पैरों से उस बॉल को ऐसा उछाला कि वह सीधे जाकर उस बच्चे के पास पहुंच गया। ताली बजाते हुए उस बच्चे ने कहा, अंकल यू आर द ग्रेट। तो हाँ, नकुल हंस पड़ा। अंकल जॉइन मी, उस 10 साल के बच्चे ने नकुल की तरफ बॉल फेंकते हुए बोला। तो नकुल भी जोश में आ गया और उसके साथ खेलने लगा। देखते ही देखते कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ गए और सब ऐसे जोश में खेलने लगे कि पूछो मत। अंकल यू आर सच अ ग्रेट पर्सन, कहकर और उस बच्चे ने ताली बजाई तो बाकी लोगों ने भी ताली बजाने लगे। अपनी एक छोटी सी जीत पर आज नकुल इसलिए खुशी से झूम उठा क्योंकि उसकी काबिलियत की तारीफ हो रही थी और यहाँ कोई यह बोलने वाला नहीं था कि नकुल को यह जीत उसकी वजह से मिली है। अपने हाथ उठाकर सबको बाय कहकर नकुल आगे बढ़ा।
किसी को शायद पता नहीं था, पर कॉलेज के समय में मैं बढ़िया फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था। अपने कॉलेज का मैं लीडर था। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के लड़कियां मुझसे राय लिया करते थे। पढ़ाई में भी मैं अव्वल था, इसलिए तो कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मैं फेवरेट हुआ करता था। लेकिन समय के साथ सब पर धूल चढ़ गई। आज वही पुराना वाला जोश पाकर बता नहीं सकता अपने आप में मैं कितनी स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह सब कैसे भूल गया कि मैं एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक आज़ाद सोच रखने वाला इंसान हुआ करता था। एक गहरी सांस लेते हुए नकुल इधर उधर देखने लगा। लोग जाने लगे, पर वह वहाँ कुछ देर और ठहरना चाहता था, क्योंकि यहाँ उसे अपार शांति महसूस हो रही थी। समुद्र किनारे रेत पर बैठकर अपनी उंगलियों से आड़े तिरछी लकीरें खींचते हुए नकुल सोचने लगा कि पहले उसके बीच कितना प्यार था। दो जिस्म एक जान हुआ करते थे दोनों, लेकिन आज कितना कुछ बदल गया है। आज किरण की नज़रों में वह एक बेवकूफ़ इंसान है। कोई सलीका नहीं है उसमें, कोई काम का आदमी नहीं रहा वह। काश 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 मैं और किरण एक न हुए होते, तो आज मैं वो न बन गया होता लोगों की नज़रों में जो मैं हूँ ही नहीं। अपने आप में बोल नकुल आसमान की तरफ देखने लगा। किरण और नकुल दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। जब नकुल ने पहली बार किरण को कंपनी मीटिंग में देखा तो उसे देखता ही रह गया था। गोरी, लंबी कद काठी, बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल और उस पर उसके बात करने के अंदाज से तो नकुल की आंखें चौंधिया सी गई। किरण भी नकुल का गठीला बदन, घुंघराले बाल और उसके बात करने के अंदाज से प्रभावित हो गई। कुछ ही महीनों के बाद दोनों की मुलाकात बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां अब एक दिन भी मिले बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता था। ऑफिस के बाद वह घंटों व्हाट्सएप पर चैटिंग के साथ फ़ोन पर भी बातें किया करते थे। साथ साथ घूमना फिरना, फिल्में देखना, शॉपिंग करने जाना और छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पर एक दूसरे में खो जाना उनकी आदतें बन चुकी थी। अक्सर नकुल किरण को महंगे महंगे गिफ्ट देता तो किरण भी उनकी पसंद का उपहार लाना नहीं भूलती थी। दिन दुनिया से बेखबर दोनों एक दूसरे की कंपनी खूब एंजॉय करते थे। ऐसा लगता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं और जन्म जन्मांतर वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दोनों इतने अच्छे और प्यारे जीवन साथी बनेंगे कि उनका पूरा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। किरण बड़े हक से नकुल पर ऑर्डर झाड़ती तो नकुल भी हंसते हंसते किरण के सारे नखरे उठाता था। नहीं नकुल, मुझे तो शाहरुख खान की ही फिल्म देखनी है, सोच लो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर तुम अकेले ही जाओ फिल्म देखने, नाक सिकोड़ते हुए किरण बोली। अरे यार, तुम लड़कियां भी ना, फिल्म अच्छी हो या बुरी बस देखने जाना है, क्योंकि उसमें शाहरुख खान जो है। देखो मेरी तरफ, क्या मैं शाहरुख खान से कोई कम दिखता हूँ? मेरी किरण बोलकर नकुल जोर से हंसने लगा था। उसके डायलॉग पर किरण भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली थी, बस बस बस, तुमसे नहीं हो पाएगा मेरे शाहरुख, तुम तो रहने ही दो। तो किरण को बाहों में भरते हुए नकुल बोला कि कोई बात नहीं, जो उससे डायलॉग कैसा भी मारा हो, पर किरण के लिए उसका प्यार तो सच्चा ही है ना। बात में दम है बॉस, कहकर किरण ने उसके सीने पर प्यार का एक घूंसा बरसाया तो नकुल ने खींचकर उसे अपनी मजबूत बाहों में भरते हुए चूम लिया। सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हुए नकुल ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे फिल्म जरा भी पसंद नहीं आई। वह तो मुझे भी नहीं आई, पर उसमें शाहरुख था ना, बोलकर जब किरण हंसी तो नकुल उसे देखता ही रह गया। हंसते वक्त किरण के बाएं गाल पर पड़ते गड्ढे देख नकुल दीवाना हो जाता था। फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि किरण की हर एक अदा पर नकुल दीवाना हो जाता था। लेकिन नकुल की कुछ बातों पर मुंह बनाकर किरण कभी कभार उसे झिड़क भी देती थी और कहती, शादी ही हो जाने दो हमारी, फिर देखना कैसे बनती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ कोच, मैनर्स में रहना सिखाऊंगी मैं तुम्हें।
उसकी बातों पर हंसते हुए नकुल ने बोला, अब इतनी सुंदर लाइफ कोच किसे नहीं चाहिए, मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। अच्छा लगता था नकुल को किरण का उसे यूँ रोकना टोकना या डांट लगाना। उसे लगता किरण उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तभी तो हक से उसे रोकती टोकती रहती है। हाँ, तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी सफल हो जाता है। अब चलो, हंसते हुए नकुल के बगल वाली सीट पर बैठती हुई किरण बोली। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार नहीं है? उसकी बात पर नकुल ने उसके गाल पर किस करते हुए एक बार फिर मोहर लगा दी थी कि बिल्कुल उसका ही अधिकार है। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद से दोनों एक हो गए। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी ऐसी लगने लगी जैसे सतरंगी आकाश, बस रोमांस ही रोमांस था उनकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं। शादी के 1 साल बाद ही पीहू ने उनकी ज़िंदगी में आकर और रोशनी बिखेर दी। पीहू को कुछ महीने तक तो उसकी नानी दादी ने संभाला, पर अब उनके लिए भी यहाँ रहना संभव नहीं था। इसलिए किरण ने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया ताकि पीहू को एक अच्छी परवरिश दे सके। सोचा जब पीहू थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब वह फिर से जॉब ले लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पीहू हमेशा बीमार रहने लगी थी। वह जन्म से ही कमज़ोर बच्ची थी और डॉक्टर का कहना था कि उसे 24 घंटे एक आदमी की ज़रूरत है जो उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके, और माँ से बेहतर एक बच्चे की देखभाल तो कौन कर सकता है। इसलिए किरण ने जॉब न करने का फैसला ले लिया। धीरे धीरे पीहू तंदुरुस्त होने लगी, लेकिन फिर किरण का जॉब करने का मन ही नहीं हुआ क्योंकि अब वह अपना पूरा वक्त अपने घर परिवार पर देना चाहती थी। नकुल ऑफिस के साथ बाहर का भी काम संभालता और किरण घर के साथ अपनी बेटी पीहू का भी ध्यान रखती। सब कुछ व्यवस्थित ही चल रहा था जिंदगी में। वैसे किरण की शुरू से ही आदत थी हर बात पर टोका टोकी करने की, जिसे नकुल बुरा भी नहीं मानता था, लेकिन पीहू के जन्म के बाद से वह सब कुछ बहुत ज़्यादा होने लगा था। किरण का दूसरा ही रूप नकुल के सामने आने लगा था। बात बात पर वह झड़प देती, लोगों के सामने ही उसे अपमानित करने लगती, उसके लाए सामान में मीन मेख निकालती और गुस्सा तेज हो जाता तो सामान उठाकर फेंकने लगती। कभी गुस्से में वह नकुल पर ही चीज़ें फेंकने लगती और कहती कि उससे शादी करके वह पछता रही है, लेकिन इतने पर भी नकुल उसकी बातों को बुरा नहीं मानता था कि अभी वो गुस्से में है, शांत होगी, खुद ब खुद अपनी गलती का उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन नकुल गलत था क्योंकि किरण को कभी भी अपनी गलती का एहसास हुआ ही नहीं। उसे तो यही लगता था कि वह सही है और बाकी सब गलत। दिन ब दिन किरण का व्यवहार अपने पति और बेटी के प्रति सख्त ही होता जा रहा था। कोई न कोई बात को लेकर वह घर में हंगामा खड़ा कर देती और फिर बिना गलती के ही नकुल को ही सॉरी बोलना पड़ता ताकि घर में शांति बनी रहे। उसे लगता था घर में वही हो जो वह चाहे। वह नकुल को ऐसे ट्रीट करती जैसे वह कोई नौकर हो जिसे हर समय सब कुछ सही सही करना ही है। नकुल को घर में चप्पल पहनकर चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे पहनना पड़ता था क्योंकि किरण ऐसा चाहती थी। खाना खाने के समय मुंह से आवाज़ न करना, ऑफिस से आते ही अपने जूते कपड़े सही जगह पर रखना, लोगों के सामने उतना ही बोलना जितना किरण आंखों के इशारे करे, घर में दोस्त रिश्तेदारों को बुलाने से पहले किरण की अनुमति लेना, ये सारे रूल्स उसने बना रखे थे जिसे नकुल को फॉलो करना ही पड़ता था। किरण सफाई के मामले में बहुत ही ज़्यादा सनकी थी। कोई गंदे पैर बिछावन पर नहीं चढ़ सकता था। अगर कभी किसी ने ऐसा गलती से भी कर दी तो समझ लो उसकी खैर नहीं, उसे नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता था। ऑफिस से आते हुए जब नकुल किरण को किचन से काम करते देखता तो वह रोमांटिक होते हुए उसे पीछे से पकड़ लेता था। तब किरण कैसे उसे धक्का देती थी और कहती थी, दूर हटो, पहले बाथरूम में फ्रेश होकर आओ, अब तक मैं खाना लगा दूंगी। उसके ऐसे व्यवहार से नकुल के रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी हो जाया करती थी। फिर उसका मन ही नहीं करता था कि वह किरण के करीब जाए।
कभी बाथरूम में भीगे तौलिए को लेकर, कभी अपना सामान सही जगह पर न रखने को लेकर, कभी बाजार से सामान लाने को लेकर किरण उसे सुनाती ही रहती थी। यहाँ तक कि नकुल के बढ़ते वजन पर भी उसे ऐतराज़ होने लगा था। नकुल को हाई बीपी की शिकायत थी, इसलिए किरण अपने हिसाब से उसे के लिए डाइट फूड तैयार करती थी, कम तेल मसाले वाला। नकुल को ग्रीन टी पीना ज़रा भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे पीनी पड़ती थी क्योंकि किरण ऐसा चाहती थी। हर दूसरे तीसरे दिन नॉनवेज खाने वाले नकुल की उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब उल्टा मटन, चिकन और अंडे कैसे कोई खा सकता है भला। इसलिए नकुल ने नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। यह सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि किरण खुश रहे, लेकिन फिर भी किरण को उसके लिए कोई न कोई शिकायत तो लगी ही रहती थी। बिंदास किस्म का इंसान था नकुल। किरण के ऐसे व्यवहार से वह दुखी रहने लगा। किरण के तानाशाह व्यवहार के कारण जब नकुल को अपना घर ही जेल लगने लगा तो वह कहीं बाहर निकल जाता। खीज उत्पन्न होती तो यह सोचकर उसे कि वह किरण के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। सिर्फ वही नहीं बल्कि 11 साल की पीहू भी हर हमेशा अपनी माँ से डरी सहमी सी रहती थी। वह कितनी देर टीवी या मोबाइल देख सकती है, वह अपने दोस्तों के साथ खेल सकती है या नहीं, और कौन कौन उसके दोस्त बनने के लायक है, यह सब कुछ किरण ही तय करती थी। अगर कभी पीहू से कोई गलती हो जाती तो किरण उसे सजा देती। उसका मानना था कि ऐसे में बच्चे दोबारा गलती नहीं करते। गलती करने पर बच्चों को सज़ा देना ज़रूरी है, वरना वह बिगड़ जाएंगे। एकदम कड़े अनुशासन में किरण उसे रखती थी, लेकिन किरण को यह नहीं पता था कि उसके ऐसे व्यवहार से मासूम पीहू के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है। रिसर्च भी कहती है कि बच्चों पर ज़्यादा सख्ती से उनके मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है। हर दम खिलखिलाने वाली पीहू इसलिए तो बहुत ही गुमसुम सी रहने लगी थी। नकुल देखो, मैंने तुम्हारे कपड़े, दवाइयाँ वगैरह अटैची में रख दिए हैं। ऑफिस के कामों से मुंबई जाते समय किरण उसे एक छोटे बच्चे की तरह समझा रही थी और नकुल हूँ करता जा रहा था। कुछ समझ भी रहे हो या यूं ही हूँ किए जा रहे हो? फिर वहाँ से फ़ोन करके दोबारा मत पूछना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। झिड़कते हुए किरण बोल रही थी। हाँ किरण, मैं सब कुछ समझ गया कि तुमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात कहूँ किरण, कम से कम मेरे दोस्तों के सामने ऐसा मत जाहिर किया करो कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तुम्हारे ही भरोसे हूँ। अच्छा नहीं लगता है ना? ओ, कल की बात का बुरा मान गए? किरण ने अपनी आंखें नचाई। तो क्या हो गया, बोल दिया तो? तुम भी न नकुल, कितने मीन हो। अटैची की चेन लगाती हुई किरण बोल रही थी। वैसे क्या गलत बोल दिया मैंने? तुम्हें एक कपड़ा तक तो ठीक से खरीदना आता नहीं और चले थे शॉपिंग करने। देखा है मैंने, कुछ भी उठा कर ले आते हो और फिर पैसे की बर्बादी होती है। अच्छा चलो छोड़ो यह सब, मुंबई पहुंचते ही फ़ोन करना मत भूलना, और सुनो, ध्यान रखना अपना, क्योंकि वहां मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ, समझे? और सुनो, बाहर का कुछ भी खाने पीने मत लग जाना, देख रहे हो ना बीमारी कितनी फैली हुई है। और सुनो। अच्छा भाई, हो गया, अब जाने दो ना, खिंचते हुए नकुल बोला था। उसे लग रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वह घर से निकल जाए, नहीं तो किरण बार बार उसे समझाती रहेगी और फिर वह भूल जाएगी। फिर कहेगी, देखो कहा था ना, तुम सब भूल जाओगे, कोई ध्यान ही नहीं रखता तुम्हें। और यही बात अगर कभी नकुल बोल दे तो कैसे वह पूरा घर सिर पे उठा लेती थी। उस दिन नकुल ने सिर्फ इतना ही कहा था कि लगता है आज सब्जी में नमक डालना भूल गई हो, सब्जी कितनी फीकी लग रही है, कोई टेस्ट ही नहीं है। उस पर किरण ने गुस्से में आकर सारा खाना उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल दी, यह बोलकर कि अब वह उसे समझाएगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। अगर खाना इतना ही बुरा बनाती हूँ तो जाओ, जाकर बाहर खाओ। तब से नकुल ने कुछ भी बोलना छोड़ दिया। कच्चा पक्का जो भी मिल गया मुंह बंद करके खा लिया करता था। और सुनो, दवाई टाइम से लेना और ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल भी मत खाना,
वहाँ से कुछ भी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम ठगा जाते हो। जाते जाते ही किरण ने 2-4 और नसीहतें नकुल को दे डाली, जिससे वह अंदर ही अंदर तिलमिला उठा, पर कुछ बोल ही नहीं पाया। बाय कहकर वह घर से निकल गया। नकुल की चुप्पी का ही नतीजा था कि किरण इतना सिर चढ़कर बोलने लगी थी। उसे लगता है कि वही है जो घर में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है। एक वही है जिसे दुनियादारी की सारी समझ है। नकुल तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता उसे। किरण न आई होती तो उसकी ज़िंदगी में तो जाने उसका क्या होता। जैसे विचार उसके मन में पलते रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि नकुल उसके जीवन में वह कुछ साल पहले आई है। उससे पहले वह खुद की देखभाल किया करता था, और आज जो वह इतनी बड़ी पोस्ट पर है, किरण की वजह से नहीं बल्कि खुद की काबिलियत के बल पर है। लोग जो उसके कामों की तारीफ़ करते हैं वह किरण की वजह से नहीं बल्कि यह सब उसकी मेहनत के कारण है, जो लोग उसका लोहा मानते हैं। वरना कई ऐसे लोग हैं ऑफिस में जो मुंबई आना चाहते थे, मगर बॉस ने इस काम के लिए नकुल को ही चुना क्योंकि वही है जो इतनी बड़ी मीटिंग को हैंडल कर सकता है। नकुल अभी एयरपोर्ट से बाहर ही निकला था कि उसका फ़ोन घनघना उठा। देखा, किरण का था। हाँ बोलो। एक हाथ से बैग पकड़े दूसरे हाथ से वह टैक्सी को इशारा कर ही रहा था कि फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, कहकर नकुल ने फ़ोन काट दिया और टैक्सी को आवाज़ देने लगा। रास्ते में कई बार उसके बॉस का फ़ोन आया तो उनसे काम और होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हुए नकुल को याद ही नहीं रहा कि उसे किरण को फ़ोन करना था। होटल पहुंचकर जब उसके पास फ़ोन चेक किया तो किरण के कई मिस्ड कॉल थे। अरे यार, किरण को फ़ोन करना तो मैं भूल ही गया, सोच कर ही नकुल का डर के मारे खून सूख रहा था कि कैसे वह किरण को फ़ोन करना भूल गया, और अब वो उसकी तो खैर ही नहीं। दरअसल मीटिंग के दौरान उसने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रखा था, जिसके कारण उसे पता ही नहीं चला। खैर, हड़बड़ा कर अभी वह उसे फ़ोन मिला ही रहा था कि उसके बॉस का फ़ोन आ गया, यह पूछने के लिए कि मीटिंग कैसी रही। उनसे बात कर अभी वह किरण को फ़ोन लगा ही रहा था कि सामने से उसका फ़ोन आ गया। किरण, मैं अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। वो क्या है कि नकुल ने सफाई देनी चाहिए, मगर वह फ़ोन पर ही खींचने लगी। पता है मुझे, तुम यही कहोगे कि वहाँ जाते ही बेपरवाह हो जाओगे, भुलक्कड़ कहीं के। कब से मैं तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ, पर तुम्हारा फ़ोन बिज़ी ही आ रहा था। किससे बात कर रहे थे इतनी देर तक कि तुम्हें मुझे फ़ोन करना भी याद नहीं रहा? बोलते क्यों नहीं? वह फ़ोन पर ही इतना खींचने लगी कि नकुल का माथा छनक गया। एक तो वह खुद ही मीटिंग के कारण थक कर चूर हो चुका था, ऊपर से ये किरण कुछ समझती ही नहीं थी। मन तो किया उसका कि अच्छे से समझा दे कि वह यहाँ होटल में ऐश करने नहीं आया है बल्कि यहाँ ऑफिस के ज़रूरी काम से आया हुआ है, लेकिन उसने केवल सॉरी बोलकर फ़ोन रख दिया क्योंकि उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। किरण के मुंह से कड़वी बातें सुनना नकुल के लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि वह तो अब इसका आदी हो चुका था। रात में कितनी देर तक नकुल को नींद ही नहीं आई। बार बार उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। वह फ़ोन पर कैसे सिसकते हुए बोल रही थी कि मम्मी ने उसे मारा क्योंकि उसने पिज़्ज़ा खाने के लिए ज़िद की थी, इसलिए। बेटा, कोई बात नहीं, जब मैं आऊँगा ना तब हम साथ में पिज़्ज़ा खाने चलेंगे, ओके? तो अब रोना बंद करो और मम्मी जो कहती है वही करो, वरना फिर मारेगी वह तुम्हें। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी परी, मानोगी ना मेरी बात? फ़ोन पर ही नकुल ने जब बेटी को पुचकारा तब वह जाकर चुप हुई। मन तो किया नकुल का कि पूछे किरण से क्यों उसने पीहू को मारा। क्या प्यार से नहीं समझा सकती थी उसे? मारना ज़रूरी था, मगर क्या फ़ायदा? वह तो वही कहेगी जो उसे ठीक लगेगा उल्टी, और नकुल का गुस्सा भी पीहू पर ही उतारेगी। अभी
नकुल खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि फिर से किरण का फ़ोन आ गया। पूछने लगी कि उसने खाना खाया या नहीं, और खाया तो क्या खाया, कुछ ज़्यादा कैलोरी वाला खाना तो नहीं खाया ना। अपनी दवाई तो याद से ले ली है ना। हाँ, ले रहा हूँ, और खाना भी एकदम सादा ही खाया है, तुम चिंता मत करो। मन झुंझला उठा नकुल का। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो हर वक्त मुझे समझाती रहती हो, खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। इंसान को भूख लगेगी तो वह खाएगा ज़रूर, ज़रूरत है तो दवाइयाँ भी लेगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। सच कहता हूँ, एक दो दिन दवाइयाँ न खाने से शायद मैं बच भी जाऊँ, परंतु किरण की दी हुई कड़वाहट एक दिन ज़रूर मुझे हार्ट अटैक से मार देगी। सच कहता हूँ, एक दो दिन दवाइयाँ न खाने से शायद मैं बच भी जाऊँ, परंतु किरण की ये कड़वाहट एक दिन ज़रूर मुझे हार्ट अटैक से मार देगी। अपने मन में ही सोच नकुल ने तकिया उठाकर पलंग पर दे मारा। उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि यहाँ पर भी वह उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। वहाँ से ही वह उससे एक एक मिनट का हिसाब किताब रख रही थी। किरण के ऐसे व्यवहार के कारण ही नकुल ने ऑफिस में देर तक बैठने की आदत डाल ली थी और सुबह घर से जल्दी निकल जाता था, लेकिन वहाँ भी कहाँ चैन लेने देती थी। वह उसे बार बार फ़ोन लगाकर पूछती, कब आओगे, कितनी देर, क्यों, क्या, कैसे, सवाल कर कर के दिमाग खाती रहती थी। अब यहाँ इतनी दूर आया है, तब भी फ़ोन पर उसे समझाती ही रहती है कि उसे कब क्या करना है और कब क्या नहीं। उसे लगता है जैसे सारी अक्ल सिर्फ उसी के पास है, बाकी सब तो मूर्ख चपाट ही बैठे हैं। हाँ, ऐसा ही समझती है वह अपने आप को, तभी तो दूसरों में सिर्फ उसे बुराई ही नज़र आती है। मन तो किया नकुल का कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दे ताकि उसका फ़ोन ही ना आए, लेकिन ऐसा भी वह नहीं कर सकता था क्योंकि ऑफिस से ज़रूरी कॉल आते ही रहते थे। घर में रहते हुए नकुल को इस बात का डर लगा रहता था कि पता नहीं कब गुस्से में आग बबूला होकर किरण उस पर बर्तन झाड़ू बरसाने लगे। एक थप्पड़ चलाने के अलावा वह नकुल की सारी गत पूरा कर रख देती थी। हर हमेशा सुनते आए हैं कि घरेलू हिंसा सिर्फ औरतें ही सहती हैं, लेकिन क्या कभी कोई यह सोचता है कि एक मर्द भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है? नहीं सोच सकता, क्योंकि ऐसा बोलना एक मर्द की मर्दानगी पर चोट है, और कौन विश्वास करेगा उसकी बात पर, और सब हंसेंगे उस पर। कभी कभी अरमान से नकुल किरण के लिए कुछ ले भी आता खरीद कर तो वह उस पर बरस पड़ती, यह बोलकर कि इसने कहा था कि उसे यह सब किसने कहा था उसे ये सब लाने के लिए। जितना बोला जाए उतना ही काम किया करो, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। वह ऐसे ट्रीट करती थी नकुल को जैसे वह उसका पति नहीं बल्कि नौकर है। लोगों के सामने भी वह जाहिर करती थी कि पैसे कमाने के अलावा नकुल को कुछ नहीं आता, इसलिए घर बाहर सब कुछ उसे ही संभालना पड़ता है। हंसते हंसते उसके दोस्त रिश्तेदार के सामने उसे अपमानित कर देती और बेचारा नकुल दांत निपोर कर रह जाता था, लेकिन अंदर से उसका दिल कितना रो रहा था वह वही जानता है। तंग आ चुका था वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों के चिढ़ाने से। जब वे कहते, भाई बीवी हो तो नकुल के जैसी, कितनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड है ना, नकुल की तो ज़िंदगी ही बदल कर रख दी है भाभी जी ने, वरना ये तो रमता जोगी बहता पानी। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि वह पहले ही ठीक था, आज़ाद ज़िंदगी थी, जो मन में आता करता, जहाँ मन जाए जाता आता, कोई रोक टोक नहीं उसकी ज़िंदगी में। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी झंड बन चुकी है। लगता है वह अपने घर में ही नहीं बल्कि एक पिंजरे में कैद है, जिसकी पहरेदारी किरण कर रही है। नकुल के तो अपने कमाए पैसे पर भी अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके कमाए पैसे का सारा हिसाब किताब किरण ही रखती थी। रोज़ के खर्चे के लिए वह उसे पैसे तो दे देती थी, पर एक एक पैसे का हिसाब भी लेती थी। उसने कहाँ कितने पैसे खर्च किए नकुल के लिए, चाहे कपड़े हो, चप्पल हो या अन्य कोई भी सामान किरण की पसंद की ही आती, क्योंकि उसके हिसाब से नकुल की पसंद आउट ऑफ डेटेड हो चुकी थी। जब भी कोई नकुल के कपड़े, घड़ी या जूते की तारीफ़ करता तो कैसे
तन कर किरण कहती कि यह तो उसकी पसंद है। नकुल को यह सब कहाँ आता है? मतलब लोगों के सामने उसने तो नकुल को एकदम गंवार और बुद्धू ही साबित कर दिया था। नकुल के फ़ोन चलाने पर भी उसे ऐतराज़ होता है। कहती है कि उसके कारण ही पीहू बिगड़ रही है। बेचारा नकुल की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि फिर किरण के सामने फ़ोन छूने की भी, जबकि वह खुद घंटों मोबाइल पर हंस हंस कर अपने रिश्तेदारों और सहेलियों से बात किया करती थी। जब मन होता शॉपिंग पर निकल पड़ती, किटी पार्टी कर सहेलियों के सामने अपनी धाक जमाने के लिए हर महीने नई साड़ी और ज्वेलरी खरीदती, अपने रूप रंग को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती। नकुल की मेहनत से कमाए पैसों को पानी की तरह बहाती थी वह। तब तो नकुल कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और अगर पति कुछ बोल दे तो पत्नी उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर थाने तक घसीट ले जाती है। फिर पति और बच्चों के साथ इतना रोक टोक क्यों, सोच कर ही नकुल तिलमिला उठता था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी किरण से कुछ भी कहने की। इस घर में सिर्फ नकुल और पीहू के लिए ही अनुशासन संचालित था, किरण के लिए नहीं। वह तो आज़ाद थी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। बचपन से ही नकुल ने देखा है कैसे उसकी माँ उसके पापा से डर डर कर जाती थी। हमेशा इस बात का डर लगा रहता था उसे कि जाने किस बात पर नकुल के पापा उस पर भड़क उठेंगे। कभी उसके बनाए खाने को लेकर तो कभी उसके पहनावे और बोलने के ढंग को लेकर। नकुल के पापा अपनी पत्नी का अपमान करते रहते थे और वह बेचारी सिर झुकाए सब सुनती रहती, यह सोचकर कि शायद वो सही बोल रहे हैं। उसे विश्वास दिला दिया गया था कि वह एक अनपढ़ गंवार औरत है, कुछ नहीं आता उसे। अपने पापा के कड़े और रूखे व्यवहार के कारण 10वीं के बाद बाहर पढ़ने निकल गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी भी उसकी माँ जैसी बन जाएगी। तभी वह कहता अपनी माँ से कि वह चुप क्यों रहती है, बोलती क्यों नहीं, कुछ विरोध क्यों नहीं करती उसकी बात का। लेकिन आज उसे समझ आ रहा है कि घर की शांति भंग न हो इसलिए एक इंसान का चुप रहना बनता ही है। लेकिन कैसे दूसरा इंसान उसकी इस चुप्पी का फ़ायदा उठा जाता है, वह भी अच्छे से देख रहा था। नकुल की चुप्पी का ही नतीजा है कि आज उसका परिवार उससे दूर हो गया। पिछले साल रक्षाबंधन पर कैसे किरण ने नकुल की बहन सिमी को यह बोलकर अपने घर आने से रोक दिया था कि नकुल ही वहां चला आएगा, इसलिए उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाते वक्त नकुल को 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा कि बहुत है, इससे ज़्यादा क्या दोगे, एक ही बहन है उसकी, और भाई इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है तो क्या यही दे सकता है वह अपनी इकलौती बहन को। बहुत दुख हुआ था उससे, लेकिन नकुल की माँ सब समझती थी, तभी तो अपनी तरफ से सिमी को उपहार देने के लिए झाँप लेती थी। मगर कब तक, एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही था। न किरण के ऐसे डोमिनेटिंग व्यवहार के कारण ही नकुल के परिवार के लोगों ने उसके घर आना बंद कर दिया। नकुल को उसके घर में सब जोरू का गुलाम बुलाते। उन्हें लगता कि नकुल अपनी पत्नी से डरता है, जबकि वह उसकी इज्जत करता है। मगर क्या किरण यह बात समझेगी कभी, क्योंकि उसे तो सिर्फ लोगों को इंसल्ट करना ही आता है। नकुल को जब भी मन होता अपने परिवार से मिलने का, वहाँ खुद चला जाता, क्योंकि किरण को अपने घर में वे लोग पसंद नहीं। अपने ही घर में नकुल इतना पराया हो गया था कि उसे यह भी फैसला लेने का हक नहीं है कि उसके घर में कौन आ सकता है और कौन नहीं, जबकि उसके मायके वाले जब मन आए तब आ धमकते। किरण कैसे उनके स्वागत में पानी की तरह पैसे बहाती। क्या यह सब देखकर नकुल को गुस्सा नहीं आता? पर वह खून का घूंट पी कर रह जाता। हमेशा जताती कि अगर वह नकुल की ज़िंदगी में न आई होती तो आज वह इस मुकाम पर न होता। इससे भी सारा श्रेय खुद ही लेकर वह नकुल को जीरो साबित कर देती है। अपने दोस्तों, परिवार के सामने नकुल का, उसका आत्मविश्वास सब टूटने लगा था। जिस तरह से किरण उसे झिड़कती
उसे सच में लगता कि वह कुछ काम का नहीं है। हाय स्ट्रॉन्ग मैन, आप अभी तक यहीं हो? पीछे से किसी का स्पर्श पाकर जब नकुल मुड़ा तो वही बच्चा अपनी माँ का हाथ थामे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं और स्ट्रॉन्ग, नकुल ने अपने मन में ही कहा। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने खुद को इतना कमज़ोर बना दिया कि किरण मुझ पर ही हावी होती चली गई। लाइफ कोच के नाम पर वह मेरा शोषण करती रही और मैं होता रहा, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका। अब मैं अपना लाइफ कोच खुद बनूंगा। अब न तो मैं खुद और ना ही अपनी बेटी को किरण के जुल्मों का शिकार बनने दूंगा। अब से मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। अगर उसे पसंद है तो ठीक, वरना हमारे रास्ते अलग होंगे। अपने मन में सोच नकुल ने एक लंबी डग मारी।